दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ, राष्ट्रपति यात्रा में हुई शामिल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल में पारंपरिक तौर पर निकली बलभद्र, सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय मॉस्को दौरा। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर अहम चर्चा की संभावना। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए भड़की बसपा प्रमुख मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग। वहीं भाजपा ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए राज्य की खराब कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की जांच तेज। आयोग के अध्यक्ष ने कहा, जरूरत पड़ने पर सभी संबंधित लोगों की जा सकती है पूछताछ। नारायण साकार विश्व हरि के अधिवक्ता एपी सिंह ने भगदड़ के पीछे साजिश का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को किया ढेर। शहीद हुए 2 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद को मिली आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। साथ ही अमित शाह ने किया अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन। असम में 29 जिले बाढ़ प्रभावित, 577 राहत शिविरों में 50,000 से अधिक लोगों ने ली शरण। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित से की मुलाकात। मौसम विभाग ने 8 से 11 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का जताया अनुमान। भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 100 रनों से दी करारी शिकस्त। जीत के बाद 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। अभिषेक शर्मा ने जमाया शतक, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 77 रनों की पारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में बसपा के राज्य प्रमुख की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज बसपा प्रमुख मायावती चेन्नई पहुंची और के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और राज्य सरकार से न्याय की मांग की। और इस बीच भाजपा भी इस घटना के बाद से राज्य के डीएमके सरकार पर हमलावर है और इस हत्याकांड की सीबीआई से मांग कर रही है। वहीं लंबे समय से तमिलनाडु में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के दलों ने इन मामलों पर चुप्पी साध रखी है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जानलेवा जहरीली शराब का मामला अभी थमा भी नहीं था कि 5 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर प्रदेश के एम.के. स्टालिन सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिवंगत प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती डीएमके सरकार पर जमकर भड़की और हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पास ही राज्य में गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। बीएसपी नेता की सरेआम हत्या के बाद राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा ने कहा कि राज्य में दलितों की जान खतरे में है और तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ने पर सीएम स्टालिन की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। Dravida model has become a murder model now. It's unacceptable. Day before yesterday, one ADMK Karyakarta has been killed. Yesterday, BC ka. Then day before yesterday, one PMK.
and one of our Karyakarta's husband was brutally attacked in Anna Nagar while running. So what is happening? Political murders have increased in Tamil Nadu. But in spite of all these things, the Stalin is silent. तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है। और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। तमिलनाडु में नेताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। इससे पहले तमिलनाडु में भाजपा नेता जगन पांडियन की अगस्त 2023 में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। वहीं तमिलनाडु में भाजपा के SC/ST विंग के केंद्रीय जिला अध्यक्ष बालचंद्रन की 24 मई 2022 को चाकू मारकर दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी। 22 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएम के सांसद और तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष S मस्तान की भी हत्या की गई। 19 जुलाई 2013 को तमिलनाडु भाजपा के महासचिव वी रमेश की उनके घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु भाजपा मेडिकल विंग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद रेड्डी की भी 23 अक्टूबर 2012 को हत्या की गई थी। बहरहाल बीएसपी नेता के आमस्टांग की हत्या पर दुख जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन भाजपा सवाल पूछ रही है कि हाथरस जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या आर्मस्ट्रांग के परिवार से भी मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बीते करीब 24 घंटे में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन इन मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है। घटनास्थल पर बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते करीब 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने मुठभेड़ के बाद हालात की जानकारी हासिल की और कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। ऑपरेशन चालू है, इसलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 6 आतंकवादियों में से 2 मदार गांव में और बाकी 4 चिनीगांव में मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहली मुठभेड़ मोदार गांव में हुई, जहां एक जवान शहीद हुआ, जबकि दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगांव में हुई, जहां हुए ऑपरेशन के दौरान दूसरा जवान शहीद हुआ। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पूरी मुस्तैदी से जारी रहेगा। सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे। इस बीच राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों की गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों ने मंजार कोट क्षेत्र में सेना की चौकी पर गोलीबारी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। बीते कुछ समय से आतंकवादियों ने घाटी ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की हर हिमाकत को माकूल जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव की आज से शुरुआत हुई, जिसको पूरे विधि विधान के साथ शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुरी पहुंची तो प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के तमाम लोगों ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राओं का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नील पर्वत पर निवास करने वाली शाश्वत सर्वोच्च आत्मा को, हे ब्रह्मांड के भगवान, मैं आपको बलभद्र और सुभद्रा को नमन करता हूँ। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और अनुष्ठान जारी है। यात्रा से पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की विधिवत सफाई की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में जगन्नाथ यात्रा के महत्व के बारे में बताया। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर लगभग 450 साल पहले साधु सारंग दास जी द्वारा बनवाया गया था। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा में बड़ी संख्या में काफी तादाद में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली के हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। बिहार के पटना इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, तो झारखंड के रांची में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। जगन्नाथ यात्रा को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
वहीं भक्त इस यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। Special arrangement has been made, keeping in mind the security and safety of the Honorable President of India. In addition to it, many other dignitaries will be visiting Puri. We have made special arrangement for them. रथ यात्रा की मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य स्थल आड़प मंडप जन्मवेदी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस जन्मभूमि, जिस मंडप में, जिस अंतर्वेदी में आविर्भाव हुए थे, इसी स्थान को जाने के लिए वो इसी यात्रा की सृष्टि है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों ही भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए, जहां पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में निकाली गई। दिल्ली के द्वारिका स्थित इस्कॉन मंदिर से भी एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ शामिल हुई और जय जगन्नाथ के नारों के साथ पूरा माहौल जगन्नाथ के रंग में रंग गया। बच्चे, बूढ़े और जवान, साथ ही महिलाएं, सभी ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा 8 किलोमीटर तक निकाली गई, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लालायित दिखाई दिए। इस भव्य रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के बीच हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने वहां का जायजा लिया। देखिए। देश भर में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है और द्वारका में भी जगन्नाथ यात्रा पूरे जोश और उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। यह तकरीबन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरे ठीक सामने देख सकते हैं जगन्नाथ यात्रा का ये रथ जो है ये श्रद्धालुओं के साथ भक्तों के बीच में पहुंच चुका है और पूरे देश में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए श्रद्धालु उत्साह में लबरेज हो रखे हैं। किस तरह का माहौल देखते हैं प्रभु जी? बिल्कुल बहुत ही खुशी का माहौल है। आज भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, ऐसे लोगों को भी दर्शन देने के लिए जो मंदिर नहीं आ सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये भगवान की अपार कृपा है और भक्त लोग बहुत ही आनंदित हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रस्सी खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। और शास्त्रों में वर्णन किया गया है अगर कोई व्यक्ति भगवान के रथ में सवार जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हर किसी भक्त को आज ये मौका मिल रहा है भगवान की रस्सी को खींचे। और साथ में आप देख सकते हैं भक्त लोग झाड़ू लेकर यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं और हर कोई व्यक्ति ये सेवा कर सकता है ताकि जगन्नाथ जी आने वाले हैं। जिस प्रकार यहाँ झाड़ू लग रहा है उस प्रकार अगर हमारा हृदय साफ होगा तो भगवान हमारे हृदय में भी आएंगे। कितना उत्साह है आपको? प्रभु जी आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को, जो श्रद्धालुओं की मुस्कुराहट है? लोग कह रहे हैं कि पुरी जाना पड़ता था, अब दिल्ली में ही दर्शन हो रहे हैं जगन्नाथ के। जी एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो जगन्नाथ पुरी नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए पुरी यहाँ पे आ गए दिल्ली में, द्वारका में। तो वही द्वारका में वही उमंग के साथ यहाँ पे रथ यात्रा निकले हुए हैं और लोग बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं कितना खुश है वो लोग। ये देखिए यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु जो है वो जगन्नाथ को लेकर के और निकले हुए हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ मैं। जगन्नाथ जी आ रहे हैं
और 15 दिन बाद हमसे मिलने आए हैं। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल, ये मेला इसी तरह पूरा चलने वाला, ये यात्रा, ये शोभा यात्रा अद्भुत फील हो रहा है। ऐसी यात्रा कभी नहीं हो सकती अब दोबारा। अद्भुत अद्भुत ये यात्रा, और ये यात्रा आगे तक इसी तरह चलती जाएगी। और ये श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बड़ा दिन है जगन्नाथ यात्रा का, जो ये पूरा पर्व है पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसकी एक झलक दिल्ली, यानी राजधानी दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी देखने को मिली। और ये यात्रा उन्होंने निकाल करके श्रद्धालुओं को मौका दिया सीधे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। लाखों श्रद्धालुओं और हर्षो उल्लास के बीच परंपरागत तरीके से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। उसी का निर्वहन करते हुए देश के अलग अलग स्थानों पर भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम के साईं के आंगन मंदिर में भी इस बार पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने रथ को पूरी आस्था और भक्ति के साथ खींचा। देखिए हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा। ये पर्व भारत की संस्कृति को दर्शाता है। लाखों श्रद्धालुओं और हर्षोल्लास के बीच परंपरागत तरीके से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। उसी का निर्वहन करते हुए देश के अलग अलग स्थानों पर भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम में साईं के आंगन मंदिर में इस वर्ष यात्रा का आयोजन किया गया। मंदिर के संस्थापक गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति ने कहा कि जगन्नाथ परंपरा हमें सिखाती है कि सब एक हैं। तो हम यहाँ पर सर्वजन अद्भुत होने वाली और सब भावना को सम्मिश्रित करके हम जैसे बना है कश्मीर बना है, सब शिव जी बने, वही भावना का एक अनुरूप प्रतिरूप इस दिवस को पालन करने के रथ यात्रा को आयोजन किया गया। गुरुजी ने छेरा पहनरा समारोह यानी भगवान जगन्नाथ के रथ पर झाड़ू लगाया। इस शुभ अवसर पर पारंपरिक शैली में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहुत खुश हैं, क्या माहौल हो गया है ना? लग ही नहीं रहा है कि गुरुग्राम में, बिल्कुल नहीं, बस डायरेक्ट पुरी पहुंच गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। साईं के आंगन की फर्स्ट रथ यात्रा है तो हम बहुत खुश हैं। आगे भी जगन्नाथ महाराज मौका देंगे तो बिल्कुल जय जगन्नाथ। गुड़गांव में साईं के आंगन के मंदिर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव का प्रतीक है जो समृद्ध विरासत और समरसता का संदेश देती है। गुरुग्राम से डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओडिशा के अलावा कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। राजधानी दिल्ली की इस रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच रथ यात्रा में अपार जन सैलाब रथ को खींचने के लिए आतुर रहा। दिल्ली के हौज खास का ये रथ यात्रा महोत्सव न सिर्फ राजधानी के ओडिया लोगों के लिए महत्व रखता है बल्कि ये आस्था के जनसैलाब का भी प्रतीक है। जय जगन्नाथ। ये जो रथ यात्रा है ये पूरी में महत्व से बनाया जाता है कि ये पूरी दुनिया में ये फेमस है, लेकिन जो प्रादेशिक लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये उत्सव है। ये उत्सव कहना ठीक नहीं रहेगा, ये एक महोत्सव है हमारे लिए। जो पूरी रथ यात्रा में जो जगन्नाथ धाम, जो कि हम बोलते हैं कि 4 धामों में एक धाम में गिनती में होती है, हम लोग जो पूरी नहीं जा पाते उनके लिए हमारे मन की भावना, जो आपसी चीज़ों के लिए हम यहाँ आते हैं, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इसको सब भाई बहन मिलके इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
पूरे धूमधाम से निकाली गई। इसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और लाखों की संख्या में श्रद्धालु ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के हौस खास इलाके में भी भगवान जगन्नाथ मंदिर से एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अगर रथ यात्रा की बात करें तो भगवान जगन्नाथ का एक जो रथ है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ, बीच में माता सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम को स्थापित किया गया है। और इस मंदिर से जब वो निकले तो लगभग 3 किलोमीटर की जो नगर भ्रमण के हैं, नगर भ्रमण करने के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ये वापस आ चुकी है। और जब देखेंगे तो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई जो बलराम हैं वो इस समय रथ पर सवार हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। और जिस तरह की मान्यता है रथ यात्रा की कि 9 दिन भगवान जो हैं अपनी मौसी जो है उनके मंदिर में विश्राम करेंगे। और जिस तरह से अगर पुरी की बात करें, जगन्नाथ रथ यात्रा में जो पुरी में मंदिर है वहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडेचा मां का मंदिर है, जहां पर भगवान 9 दिन विश्राम करके पुनः मंदिर में चले जाते हैं। इसी तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो इसी जगन्नाथ मंदिर में माता गुंडेचा का एक मंदिर बना है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम को बाद में वहां पर ठहराया जाएगा और 9 दिन बाद भगवान को पुनः स्थापित किया जाएगा। एक बड़ी मान्यता और एक जिस तरह की हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता में त्योहारों का महत्व है, इसी तरह से रथ यात्रा का एक बड़ा महत्व है। और आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में अगर कहा जाए कि राजधानी दिल्ली में न सिर्फ उड़िया प्रांत के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जो आस्था रखते हैं भगवान में, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में सपत्नीक मौजूद है और एक सुंदर छवि देखी जा सकती है भगवान की। और लगातार लोग जो हैं बाकायदा भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनकी एक छवि को निहारने के लिए वो लगातार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा है कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान जो बलराम हैं उनकी उस छवि को निहार सके कि जब वो मंदिर से बाहर आए हैं और नगर भ्रमण करने के बाद पुनः जो है गुंडेचा मां के मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा दोनों ही देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले वहां रह रहे भारतवंशियों में जबरदस्त खुशी का उत्साह देखा जा रहा है। तो व्यापारिक जगत से जुड़े लोग भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से काफी उम्मीदों में हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I am really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India. भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती कल से एक नया आयाम लेने जा रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार रूस जाएंगे। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और लोगों में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi. We are very happy to perform in welcoming dance program and represent this beautiful art form of India. पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन यानी 8 और 9 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मोहर लगने की भी संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। भारत और रूस के बीच सन 2000 से एनुअल समिट की परंपरा रही है, जिसमें हर साल हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति विजिट एक्सचेंज करते हैं। तो लास्ट एनुअल समिट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे।
और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 सालों के बाद, तो ये विज़िट उस कारण बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं एनुअल समिट की परंपरा। हम इस विज़िट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो और भी सुदृढ़ होंगे। कैसे रहे हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक व्यवस्था में कैसे मजबूती आई है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। भारत रूस साझेदारी दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक है। सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि हुई है। भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में 60% व्यापार होता है। 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार $65.70 बिलियन रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दोनों देशों की आर्थिक नीतियों पर क्या कहना है व्यापारियों का। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग ये नहीं देखते कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन आयुर्वेदा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन्स है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। भारत और रूस के रिश्तों और व्यापार को और बढ़ावा मिल सके, इस लिहाज से ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रूस भारत में क्रूड एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही भारत रूस का अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को भी संबोधित करेंगे। ये विज़िट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विज़िट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज़ उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं। लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा को लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं और प्रधानमंत्री के मॉस्को पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई रूस के और 9 से 10 जुलाई ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे और इन दोनों देशों के दौरों से पारंपरिक रिश्तों में और मजबूती नजर आएगी। मॉस्को से जैसिका और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का उद्घाटन किया। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में छात्रों के लिए एक भवन का भी उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भोपाल के मेरे भाई बहनों की ये पहल देश भर के लिए मिसाल है। ऐसे प्रयास पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। झारखंड राज्य में पत्थर माफिया धरती को खोखला कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड की रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में 3000 से ज्यादा अवैध पत्थर की खदानें हैं, जिसमें चतरा, गुमला, धनबाद, साहिबगंज सभी जगह ये माफिया अवैध खनन कर शासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। विपक्ष राज्य की जेएमएम सरकार पर जल जंगल जमीन को बेचने का आरोप लगा रहा है।
ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बेहतरीन नमूना है। इससे बढ़िया नमूना क्या हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो साहिबगंज के पत्थर माफिया थे, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पहले 2 वर्षों में 1250 करोड़ के पत्थरों को, पहाड़ों को गायब करवा कर, तुड़वा कर इसकी बाजाबता रेलवे से भिजवा दिया। और अभी वो जेल में है 2 वर्षों से। ईडी ने 1250 करोड़ का सिर्फ एक साहिबगंज इलाके में ये आकलन किया है, इनिशियल आकलन किया है, जो पत्थर की वहाँ पे चोरी हुई है, एक तरह से पहाड़ों की चोरी हुई है। तो अवैध खनन तो सरकार का समर्थन है। बिना समर्थन के अभी तक वो पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में रहने के बाद भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। झारखंड में खनन माफिया और विभागीय अफसरों का मजबूत गठजोड़ है। खनन का लाइसेंस तो 15 से 20 डेसिमल का ही जारी होता है, लेकिन शातिर खनन माफिया सैकड़ों एकड़ लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार करता है। पिछली बार की सरकार के समय जो राजस्व वसूली खनन के क्षेत्र से था, उससे करीब 2.5 गुना ज़्यादा राजस्व वसूली इस सरकार में हो रही है। जब राजस्व वसूली ज़्यादा हो गया तो घोटाले कैसे होंगे? राजस्व कम आता था आपकी सरकार में। इसका मतलब यह हुआ कि आप चोरी करवाते थे, घोटाले करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन यहाँ तो राजस्व बढ़ा है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में पहाड़, वन और नदियों का खास महत्व है और ये मुद्दा यहाँ रहने वाले आदिवासियों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके बावजूद झारखंड में पहाड़ों को बचाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं खनन के ऐसे किसी भी घोटाले पर हेमंत सोरेन सरकार मौन है। झारखंड राज्य में कहां कहां करप्शन हुआ, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जल, जंगल, जमीन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पत्थर माफियों की नजर न पड़ी हो। सच बात तो यही है कि झारखंड राज्य में बिना डर भय के बेखौफ 3 के उजाले में बड़े पैमाने में पत्थर माफियों का काला कारोबार कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ने कांग्रेस की ओर से अग्निवीर योजना पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में बहुत सोच समझकर काम किया गया। The Agniveer scheme has a big history to it, and to realize as to how and why it has come by, we need to go back a few years. And let me take you back to the time when we had just won the Kargil war, and the Kargil Review Committee was constituted to draw some important lessons. A lot of good lessons came up, and Kargil Review Committee recommendations for the first time were implemented in a big way, so as to correct the structure of our armed forces, the training aspects, the operational aspects, the need for surveillance, intelligence and on so forth. झारखंड राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JSSC PGT परीक्षा इन दिनों सुर्खियों में है। अभ्यर्थी PGT परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। देखिए संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में JSSC PGT परीक्षा में हुई धांधली से नाराज छात्र पिछले 1 महीने से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र परीक्षा में हुई धांधली की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड में परीक्षाओं में हुई धांधली से छात्रों में गुस्सा और रोष देखा जा सकता है। 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहाँ पर मारा जाता था और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे उस अभ्यर्थी का जो एग्जाम सेंटर पड़ा था इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेया डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले कोई आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग को आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे, उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। पर CBI की जांच होनी चाहिए, जांच हो उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रेंगी है।
जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में चारों ओर से धांधली के आरोप लग रहे हैं। परीक्षाओं में हुई धांधली से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की साख पर सवालिया निशान लग रहा है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। साथ ही जांच पूरा होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एग्जाम में किसी भी प्रकार की धांधली से इनकार कर रहे हैं। और एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो के है सिरिया और एक सिवा रांची का, और एक 2 सेंटर यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। कि नीट का जांच चल ही रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो आपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसके पहले कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा में इन लोगों ने इसी तरह आरोप लगाया था। इन विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसित पीजीटी परीक्षा में सफल शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को फिलहाल टाल दिया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार कटघरे में है। झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है तब से ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विवादों में रहा है। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी परीक्षा परिणाम को लेकर। इस बार राज्य में हुए जेएससी पीजीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड, रांची। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में पहले दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर खेद जताया, साथ ही उनके उस बयान पर भी ऐतराज जताया जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक करार दिया था। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, उनको संसद के नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना, और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना, ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु में बढ़ते जुर्म को लेकर डीएमके सरकार पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इसके लिए डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों की जान खतरे में है, लेकिन राज्य सरकार ना तो दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और ना ही उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है, और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं,
दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुचि में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला। परंतु इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से पहले तो दलितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है डीएमके कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद वो न्याय भी नहीं चाहती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए अति अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है, और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयाँ छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विज़िट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारे इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज़ उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विज़िट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी अब मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही वहां के प्रवासी व्यवसायी लोग काफी उत्साहित हैं और इस यात्रा को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और सबसे खास बात है यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है तमाम उम्मीदों के साथ इस यात्रा को देख रहा है कि जब दोनों नेता बात करेंगे तो यहाँ का जो बिजनेस है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, वो कैसे और ज़्यादा बेहतर होंगे। यहाँ के इंडियन डायस्पोरा में तमाम जो लोग हैं, तमाम बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इंडियन डायस्पोरा इस यात्रा को किन उम्मीदों से देखता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग ये नहीं देखते कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन जानते हैं। आयुर्वेदा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ 1-2 कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज़्यादातर लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। भारतीय समाज इस तरह से पूरा आत्मविश्वास के साथ विविध देशों में जो दिखाई दे रहा है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को है। રશિયામાં સાહેબ આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતીઓ અને ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા તમારું ખૂબ ખૂબ વેલકમ કરવા માટે અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ અને તમારા આવવાથી
ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ, પૂરા ગુજરાતી સમાજ અને પૂરો ભારતીય સમાજ ઉત્સાહિત છે. ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आएँ और जहाँ के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो. और वहीं रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को आगमन से खुश हैं। उनका मानना है कि यह आगमन सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I'm really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India, are really strong, and I'm happy that Narendra Modi is coming again to Moscow. I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi in Russia, and I believe that the cultural links between our two countries are very important. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India, and by this we expressing our big love to India, to Indian culture, and this is very auspicious day for us. देश में मानसून की दस्तक के बाद से कई राज्यों में भारी बारिश की बाढ़ की वजह से वहां पर आफत बन गई है। ऐसे में असम समेत पूर्वोत्तर के राज्य इन दिनों भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। असम के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत के लिए हर जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश से जनजीवन सामान्य यहां पर खासा प्रभावित हो रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में 60 मजदूर फंस गए। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर उफान पर है। वहीं गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 24 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 8 से 11 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में गंडक नदी पार कर खेतों में काम करने गए लगभग 60 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि फंसे लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर नेपाल में भारी बारिश से गंगा, गंडक, कोसी, परमान, महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया समेत पूरे उत्तरी बिहार में देखने को मिल रहा है। बाढ़ संभावित जिलों में अलर्ट भेजा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में एसओपी के अनुरूप सारी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है
और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हैवी वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू रहेगा। उधर गुजरात के सूरत में शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। ये हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटनास्थल से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल के मैदान से खुशखबरी सामने आई है। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया। वहीं भारत द्वारा मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई और पूरी टीम 18.4 ओवर में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक ने 47 गेंदों में 100 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए और रिंकू सिंह ने 48 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको अब दिखाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें क्या क्या हैं फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की उपस्थिति में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में एम्स का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के सभी लोगों से पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। मुंबई में आज हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक BMW कार ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में महिला की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल है। ये घटना आज तब हुई जब बाइक सवार दंपति वर्ली के अजरिया मॉल के सामने से गुजर रहे थे। घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया। टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर मुश्किलों से घिर गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में महुआ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के करीबी और कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम के बयान को भाजपा के राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने खेदजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के तुष्टीकरण जैसा है। दरअसल फिरहाद हाकिम ने 3 जुलाई को कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इस्लाम में पैदा नहीं हुए ये उनका दुर्भाग्य है और उन्हें इस्लाम में शामिल करना होगा। कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पे AIADMK महासचिव AK पलानीस्वामी ने कहा है कि कल्लाकुरिची अवैध शराब के मामले की जांच CBI से करवानी चाहिए। इस मामले में राज्य पुलिस शामिल है, इसलिए अगर राज्य सरकार जांच करेगी तो असली दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर बने तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने,
शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह